अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो previous class में we discussed about the quality of journal research papers and their forums. अच्छा, सो आप नए हैं आज क्लास में। पहले लेक्चर्स देख लिए जो हमने रिकॉर्ड किए हुए या नहीं देखे अभी तक? आप एहसान अल्लाह तहसीन अल्लाह, ठीक है, चले। चलो ठीक है, फिर तो आप तो हैं शुरू से ही, है ना? ठीक है, नो इश्यूज। सो अगर मैं लिंक करूं लास्ट लेक्चर से तो प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने चीज़ें कवर की, मैंने कहा था कि हम जो कंटेंट कवर करेंगे उसमें रीडिंग से मुतालिक हमने चीज़ें देखनी है, राइटिंग से मुतालिक चीज़ें देखनी है, और इनका एक ओवरलैपिंग होता है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन पार्ट, के क्या चीज़ हमें फिर प्रेजेंट करनी है उसको भी देखना है। सो इसमें जो रीडिंग वाला एस्पेक्ट है उसको हमने इन डेप्थ सॉर्ट ऑफ कवर करने की कोशिश की है। हमने कहा कि ओके जी, जो रिसर्च है ये फॉर्मल वे ऑफ रिसर्च है। मास्टर्स या पीएचडी दोनों केसेस में आप एक खास प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस के अंदर आपने फोकस करना होता है रिसर्च पेपर्स के ऊपर। और रिसर्च पेपर्स का मतलब ये है कि एक ऐसा काम जो कि एक खास प्रोसेस या एक फ्लो के तहत होता है, जिसमें आप कुछ काम, कोई सोल्यूशन प्रपोज करते हैं और उस सोल्यूशन को फिर वेरीफाई करते हैं और अगेंस्ट सम बेंचमार्क्स कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि ओके, अगर ये रिसर्च पेपर्स को फॉलो करना है तो रिसर्च पेपर्स की कैटेगरीज कुछ होती हैं, उनको उनमें क्या कैटेगरीज हैं उनको देखा जाए। फिर हमने कॉन्फ्रेंस पेपर्स के हवाले से डिटेल में बात की कि ये किस तरह से हैं, क्या हैं, क्या रिव्यू प्रोसेस है, इनकी क्वालिटी के बेंचमार्क्स क्या क्या हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो जर्नल पेपर्स होते हैं वो उनका क्या तरीकाकार है हैंडलिंग का, उनके परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स क्या हैं। और हमने फिर इंडेक्सेशन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन की थी कि देयर आर इंडेक्सेशन प्लेटफॉर्म्स, जिसमें से एक है वेब ऑफ साइंस और एक है स्कोपस जो कि एल्सवेयर डील कर रहा है। उनके आपस में क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो वो कैलकुलेट करते हैं और अकॉर्डिंगली कुछ डाटा वो पब्लिश करते हैं एनुअली, जिसकी बेस के ऊपर वो जर्नल्स को कुछ बेंचमार्क्स या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स अलोकेट करते हैं, अलॉट करते हैं। और उसमें हमने देखा कि जी, अगर मैं सिर्फ एक जर्नल इसी चीज़ को दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, वो ये कि जी वेब ऑफ साइंस जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर्स को प्राइमरीली देख रहा है और उसके लिए वो एक मास्टर जर्नल लिस्ट पब्लिश करता है, और मास्टर जर्नल लिस्ट के अंदर से एक जर्नल साइटेशन रिपोर्ट भी पब्लिश होती है जो कि कुछ खास उन जर्नल्स की होती है जो 3 साल की पब्लिकेशन पीरियड पूरा कर चुके होते हैं। बट मास्टर जर्नल लिस्ट में एनी जर्नल कैन अपीयर हु हैज अप्लाइड फॉर देयर रजिस्ट्रेशन एंड इंडेक्सेशन, दे कैन बी इंडेक्स्ड। सो एमजेएल जो है वो लार्जर लिस्ट है, जेसीआर उसके अंदर से एक शॉर्टर लिस्ट है। और फिर हमने स्कोपस को देखा कि स्कोपस जो है वो थोड़ा सा उसका प्रोसेस डिफरेंट है। स्कोपस जो है वो एज सच जनरल इम्पैक्ट फैक्टर नहीं देता, वो एक और पैरामीटर देता है जिसको हम नाम देते हैं स्कोपस जनरल रैंक। एसजेआर वैल्यू अनाउंस करता है और उसकी बेस पे जर्नल्स को क्वार्टाइल्स में प्लेस करता है, Q1 Q2 Q3 Q4। और इस तरह से हमने कुछ और इस तरह की डिस्कशंस की थी और हमने आपको कुछ वेबसाइट्स भी दिखाई थी दोनों के पर्सपेक्टिव से। और ये मैंने कहा था कि आपने अगर आगे, अब आपको अपने एक इन सारी चीज़ों के जानने के बाद एक फिल्टर लगाना चाहिए अपने रिसर्च पेपर्स के ऊपर जो आप पढ़ रहे हैं, कि क्या वो अच्छे क्वालिटी जर्नल पेपर्स हैं, क्वालिटी कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। और अगर कोई ऐसे पेपर्स हैं जो कि इनमें फिट इन नहीं हो रहे थे तो उनको आप डिलीट करके कुछ और पेपर्स को शॉर्टलिस्ट करें और उसको अपने रिसर्च मेथड्स का हिस्सा बनाएं। एक चीज जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं की थी फ्रॉम दी जर्नल्स परस्पेक्टिव, या एक जो मेजर डिफरेंस जर्नल्स कॉन्फ्रेंसेस का है, और या ये कहें कि उसमें एक और क्वालिटी क्राइटेरिया भी है, वो मैं आज उसको भी पहले कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो एक जो चीज़ शायद मैं लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाया वो ये थी कि जो जर्नल पेपर्स इटसेल्फ है, यानी जर्नल्स हैं, उनको जर्नल्स कहाँ क्यों जाते हैं। सो जर्नल की जो डेफिनेशन है JOURNL, वो ये है कि हर वो चीज़ जो कि लाइब्रेरी की इंडेक्सेशन के क्राइटेरिया के तहत फिट इन हो रही हो। यानी देर आर इश्यूज, देर आर वॉल्यूम्स। एक लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो वो आपको, आपने एक पर्टिकुलर अखबार ढूंढना हो आपको, तो वो आपसे कहेंगे कि ये अखबार जो है ये इसका
352nd एडिशन है और ये इसके वॉल्यूम नंबर 20 के अंदर फ्लैश शेल्फ के अंदर पड़ा हुआ। यानी इससे समझ ये आती है कि हर वो चीज जो कि पीरियोडिकली पब्लिश हो रही है, पीरियोडिकली से मुराद के उसके साल में 6 इश्यूज आ रहे हैं, उसके साल में 12 इश्यूज आ रहे हैं, या उसके साल में जितने दिन होते हैं डेली बेस पे एक इशू आ रहा है, 350 समथिंग या 365 इश्यूज आ रहे हैं। सो अगर ऐसी कोई चीज है जो कि इस तरह से एक रेगुलर इंटरवल पे छप रही है, उसको हम जर्नल डिक्लेयर करें। सो अगर देखा जाए तो अखबार जहां, या टू टू मेक इट इवन शॉर्टर, जंग अखबार एक जर्नल है। ठीक है, क्योंकि जंग अखबार का एक एडिटर है जो अखबार में डेली पब्लिश होता है, उसमें आर्टिकल्स आते हैं लोगों के, वो एडिटर उसको सॉलिसिट करता है, एक रिव्यू प्रोसेस से गुजारता है और अकॉर्डिंगली उसको फिर वो पब्लिश कर देता है। तो इसी क्राइटेरिया पे दुनिया भर में साइंटिफिक पब्लिकेशन भी होती है, और डेली तो नहीं होती, लेकिन ये कि से 12 महीने में 12 एडिशंस आ जाते हैं, 6 एडिशंस आ जाते हैं, 3 एडिशंस आ जाते हैं। तो ऐसी वो तमाम चीजें जो कि इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं, उनको हम जर्नल कहते हैं। इसलिए एक चीज जो आप नोट करोगे वो ये है कि हर जर्नल का नाम में जर्नल नहीं आ रहा होता, नाम कुछ भी हो सकता है, बट क्राइटेरिया अगर वो ये फॉलो कर रहा है तो उसको हम जर्नल डिक्लेयर करते हैं। जो पॉपुलर पब्लिशर्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि कौन कौन से पॉपुलर पब्लिशर्स हैं जो कि आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं। ठीक है, और उनमें हमने देखा कि जी IEEE का एक नाम लिया था हमने, IET का नाम लिया था, एल्सवेयर का नाम लिया था, स्प्रिंजर का नाम लिया था। ठीक है, ACM ट्रांजैक्शन यानी ACM का नाम लिया था। तो इनके नामों के नीचे आपको बहुत सारे, इस बैनर के नीचे बहुत सारे जर्नल्स अलग से नजर आएंगे जो कि इनके बैनर को इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक जर्नल को हमने लास्ट टाइम डिटेल में खोला भी था, कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से, एल्सवेयर का जर्नल है। नाम के अंदर कोई ऐसा जर्नल का लफ्ज नहीं है। नेम ऑफ जर्नल इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, बट इट publishes under the same frequency pattern. It publishes 12 issues. It has volumes. So it is publishing for last 40 years. So currently it is undergoing through the 41st volume. So एक साल का एक वॉल्यूम सारे एडिशंस को जमा करा के बन जाता है। सो इस तरीके से जर्नल्स की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो कॉन्फ्रेंसेस जो हैं और जर्नल्स में ये फर्क, बुनियादी फर्क है। कॉन्फ्रेंसेस जो है साल में एक दफा होती हैं, रिपीट होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर रिपीट हो सकती हैं और वहाँ मेजर क्राइटेरिया कुछ और है, यहाँ क्राइटेरिया कुछ और है। ठीक है, तो ये एक, तो ये फर्क पता हो। और इसके बाद जो एक थर्ड क्वालिटी क्राइटेरिया हम आज डिस्कस कर लेते हैं, अदर देन दी वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस, उसको मैं आज थोड़ा सा भी आपसे शेयर करता हूँ कि वो क्या चीज़ है। कोई क्वेश्चन आपका अगर अभी तक के लेक्चर्स में से किसी का है तो डू लेट मी नो एनीथिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन था कि सर जो आपने क्वार्टाइल्स की रेंज कहा था कि वो कैलकुलेट होती है बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, सर उसके जो दरमियान में सेगमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल Q1 Q2 Q3, किस से किस रेंज को Q1 को हम कंसिडर करेंगे, किस से किस को Q2, सर उसका क्या क्राइटेरिया सर, वो किस बेसिस पर होता है? अच्छा, इसमें इस तरह राबिया कि ये कोई फिक्स्ड है या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी एक साल में क्या Q1 से Q2 की रेंज होगी। इट डिपेंड्स अपॉन, देखें STR कैलकुलेट जो होगा वो एक वेरिएबल फैक्टर है, और उसमें प्राइमरी जो कंसिडरेशंस हैं वो अगेन कुछ वेटेड साइटेशंस हैं। सो नोबडी नोज इन एडवांस कि इस साल में किस जर्नल को कितनी साइटेशंस मिलनी है और उसने कितने आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। तो अगर आप इम्पैक्ट फैक्टर की डेफिनेशन ध्यान में रखें तो वो क्या थी, नंबर ऑफ साइटेशंस डिवाइडेड बाय द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द लास्ट 2 इयर्स। ऐसे ही है राबिया। सर ऐसे ही था। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इन्हीं के ऊपर बेस करके STR भी निकाला जाता है। STR इसी तरह का एक पैरामीटर है, लेकिन ये कि कुछ उसके अंदर एडिशनल चीजें हैं, लाइक जो साइटेशंस हैं वो वेटेड साइटेशंस होती हैं। मींस ये कि अगर साइटेशन एक अच्छे जर्नल ने दी है तो उसकी वेट ज्यादा होगा, एक थोड़े से एवरेज जर्नल ने दी है तो उसकी वेटेज कम होगी। लेकिन पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ साइटेशंस एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो वी नेवर नो इन एडवांस कि इस साल में किसी जर्नल में कितने आर्टिकल्स पब्लिश होने वाले हैं और कितनी साइटेशंस आने वाली हैं। इट्स अ वेरिएबल फैक्टर। सो इसका मतलब ये हो गया हर साल जब STR कैलकुलेट होगा बाय द एंड ऑफ ईयर इट विल वेरी, इट विल बी डिफरेंट। सेम इज द केस विद इम्पैक्ट फैक्टर, इट कुड टेक ऑन एनी वैल्यू। एक जर्नल जिसका लास्ट इम्पैक्ट फैक्टर 0.1 था वो इस साल हो सकता है 3.6 हो जाए, बेस की उसकी साइटेशंस बढ़ गई।
या उसने आर्टिकल्स कम पब्लिश किए। सिमिलर इज द केस विद एसजीआर, एसजीआर भी प्लस माइनस हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल एक मिनिमम एसजीआर होगा किसी जर्नल का और एक मैक्सिमम एसजीआर होगा। ठीक है राबिया? सर ठीक है। तो जब एक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी तो वो एक रेंज होगी, एक सर। अब से एक आखिर तक। अब आपने लाइंस देखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स है, ये हर एक डाटा के लिए हर साल डिफरेंट होगा। तो अब आपके पास वो रेंज आ गई। अब रेंज को आपने 4 क्वार्टर्स में ब्रेक करना है। नाउ इट कुड बी एनीथिंग, लाइक मैंने आपको एग्जांपल जो दी थी वही दी थी कि से एग्ज्यूमली इस साल हाईएस्ट एसटीआर आया है 2 एंड लोएस्ट आया है 0। सर। सो इट्स एन इजी डिसीजन ऑन दिस इज कि आप 2 से लेके 1.5 तक एक लाइन ड्रॉ करें जिसमें Q1 जर्नल्स आ जाएंगे, यानी वो सारे जर्नल्स जिनका एसटीआर 1.5 इंक्लूडेड से 2 इंक्लूडेड तक है, दे आर Q1 जर्नल्स। 1 से 1.5 तक दे आर Q2 जर्नल्स। 0.5 से 1 तक इज Q3 जर्नल्स एंड 0 से 0.5 तक इज Q4 जर्नल्स। बट इट डजेंट मीन कि हर सर। साल यही रहेगा। नेक्स्ट ईयर ये चेंज हो सकता है। आपने 4 लाइंस ड्रॉ करनी है टोटल डाटा के ऊपर। क्या आप लिंक कर पाइए? सर समझ आ गई मुझे। ठीक है। सो अगेन व्हाट यू नीड टू सी, जब आप ये स्कोपस के वेब पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि जी वहां पे उसने एक एसटीआर वैल्यू दी होगी, और स्कोपस की वेब पेज के ऊपर जाके आपको Q1 से लेके सारे जर्नल्स की कंप्लीट लिस्ट भी मैंने दिखाई थी, जिसमें Q1 में आपको नजर आ रहा होगा कि एसटीआर, अगर अभी भी आप खोले तो आपको लगेगा कि जी एक एक जगह एसटीआर जो है वो वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग, जो Q1 फर्स्ट टॉप पे उनका जर्नल होगा। और आप ऊपर जाके ईयर सेलेक्ट करें, 23-24 कर लें, 22-23 कर लें, तो आपको हर साल ये लिस्ट में एसटीआर की वैल्यू डिफरेंट नजर आएगी। तो एसटीआर को आप नॉर्मलाइज करके और नॉर्मलाइज करके 4 लाइंस ड्रॉ करते हैं, और अकॉर्डिंगली उन 4 लाइंस में आपने ये सारी क्वार्टाइल्स को ड्रॉ करते हैं। क्वार्टाइल इज नथिंग बट स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। सर। तो इट हैज वैल्यू विच मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द वैल्यू ऑफ एसटीआर इज। सो आई होप द आंसर इज गिवन टू योर क्वेरी। सर। और कोई क्वेरी जी, किसी किस्म का और सवाल? अच्छा जी, ओके। सो व्हाट वी डू, हमने एक और जो पैरामीटर है जिसको मैंने डिस्कस करना था, दैट वाज HJRS। जिस तरह से स्कोपस है और जिस तरीके से आपका वर्ड ऑफ वेब ऑफ साइंस है, वेब ऑफ साइंस कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स कैलकुलेट करता है, स्कोपस कुछ और क्वालिटी पैरामीटर्स कैलकुलेट करता है। कुछ ही अनाउंस करते हैं, कुछ ही अनाउंस नहीं करते हैं, डेफिनेशंस देते हैं, कुछ में नहीं देते। लाइक अगर मैं भी यहाँ पे लिखूं कि जी हाउ SJR is calculated by elsewhere या Scopus, yes, Scopus, तो ये मुझे एक AI बेस्ड आंसर देगा। लेट मी शेयर इट with the on the web page as well। अच्छा देखिए, अब ये एआई आंसर है इसका। इट सेज कि दी स्कोपस यूजेस अ वेटेड साइटेशन नेटवर्क एल्गोरिथम सिमिलर टू गूगल पेज रैंक टू कैलकुलेट द Simago journal rank. The SJR measures the journal's average number of weighted citations received over 3 years, dividing it by the number of citation document published in that same 3-year period. So it's the definition is sort of similar to what we go for the uh, इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर का अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो वो 2 साल का डाटा लेता है, और साइटेड साइटेशंस वेटेड नहीं होती, यहाँ वेटेड होती है। वेटेड से मुराद ये कि आप जब किसी से कोई आपके काम को रेफर कर रहा हो उसे, तो आप उस बंदे की क्वालिटी को भी चेक करें। सही, लाइक आपने काम किया और आपके एक टीचर ने आपको रेफर किया, तो उसकी वेटेज डिफरेंट होगी। आपने काम किया, आपके दोस्त ने रेफर किया, उसकी वेटेज डिफरेंट होगी। आपने काम किया, आपके एक कुलीग ने रेफर किया, उसकी वेटेज डिफरेंट होगी, क्योंकि उन बंदों की अपनी एक खास वैल्यू है।
तो इसी तरीके से यहाँ पे भी साइटेशंस के अंदर भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। सो वी कॉल देम वेटेड साइटेशंस, सो दे यूज वेटेड साइटेशंस, ऑल्दो इसमें आगे जाके कहीं इसने कहा होगा कि स्कोपस कोई स्पेसिफिकली ये बताता नहीं है कि ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। समवेयर यू प्रोबेबली यू विल, इफ यू गो थ्रू इन डिटेल, सो समवेयर इट मस्ट मेंशन दैट। बट ये कि बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंटेशंस या कुछ इंफॉर्मेशन जो ये लीक आउट होती है उसकी बेस पे, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू आर सीइंग। सो जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि डेफिनेशंस जो है वो सिमिलर हैं, बट ये है कि कुछ जगहों पे इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट पता है, कुछ जगहों पे इंफॉर्मेशन नहीं पता है, क्योंकि ये इनके क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ है, या क्लासिफाइड कैलकुलेशन कह सकते हैं, क्योंकि दे डू इट एट देयर ओन सेटअप्स। हर चीज को वो डिस्क्लोज नहीं करते। सो दिस इज हाउ देयर आर टू मेन प्लेटफॉर्म्स, और मैं जो अभी तीसरा प्लेटफॉर्म आपको बताना चाह रहा था वो एचईसी ने डेवलप किया है। एचईसी ने जो है वो 2017-18 में समवेयर या 2020 के आसपास एक उनकी टीम ने काम किया, और मेकिंग यूज ऑफ द वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस दे डेवलप देयर ओन सिस्टम, जनरल रैंकिंग सिस्टम, जिसको नाम दिया उन्होंने HJRS, यानी HEC जनरल रैंकिंग सिस्टम, जिसकी बेस पे दे ग्रेड डिफरेंट जर्नल्स, एंड अकॉर्डिंगली जो उनके MS PhD स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो फिर उस लिहाज से रिक्वायरमेंट्स पोज करते हैं कि आपने HEC के जनरल रैंकिंग सिस्टम के अंदर जो जर्नल्स हैं उनके तहत अपने आप को रिकग्नाइज करवाना है, जो कि करियर्स के अंदर भी वो यूज करते हैं, यानी जब जो प्रोफेसर्स हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनको भी वो ग्रेड करते हैं, और स्टूडेंट्स को भी इसी बुनियाद के ऊपर डिग्रीज की प्रोविजन के लिए एलिजिबल डिक्लेयर करते हैं। ये ऑल दो सिस्टम भी इस वक्त यूज में नहीं है, क्योंकि हर नई जो भी एक सिस्टम, या ये कहें कि जो टॉप टॉप गवर्नमेंट्स आती हैं वो कुछ अर्से के लिए कुछ चीज़ों को शायद करती हैं, फिर कुछ अर्से बाद वो उसको इनकरेज नहीं करती हैं, बट इट वॉज अ वेरी गुड सिस्टम। और उसमें उनका मेन एम ये था कि बहुत सारे हमारे अपने लोकल जर्नल्स जो हैं वो अच्छे हैं, they are very good, but they cannot have that economic leverage to apply for the international indexations like Web of Science and Scopus, क्योंकि इधर जब जाएंगे तो ये आपसे ऐसे मतलब बगैर किसी चार्जेस के नहीं करेंगे आपको, दे टेक लॉट ऑफ मनी फॉर दैट थिंग। सो बहुत सारे लोकल जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अननोटिस जा सकती हैं, तो उनको सिस्टम में लाने के लिए कि आपने पब्लिश किया मेहरान यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि शायद ये हर साल इनको एक इंडेक्सेशन फीस नहीं दे सकता, लेकिन एक अच्छा जर्नल है, तो उसको ये बेस्ड ऑन देयर ओन लोकल टीम अपने एक डेटाबेस में इंक्लूड कर लेते हैं, और उसको कुछ परफॉर्मेंस मीट्रिक्स दे देते हैं कि ये वाई कैटेगरी जर्नल है, या ये W कैटेगरी जर्नल है, या X कैटेगरी जर्नल है, और अकॉर्डिंगली उनमें भी पब्लिकेशंस को वो अलाउ करते हैं कि स्टूडेंट्स करें तो स्टूडेंट्स को भी ग्रेड किया जाए, और अगर टीचर्स करें या फैकल्टी करें तो उनको भी ग्रेड किया जाए। तो दैट वाज द एम ऑफ दैट थिंग। हर साल उनकी टीम बैठती थी और उस साल के लिए वो HJRS को अपडेट करती थी, जिसमें वेब ऑफ साइंस स्कोपस के जर्नल्स भी होते थे और लोकल जर्नल्स भी होते थे। ठीक है, अभी भी इनकी वेबसाइट के ऊपर अगर हम जाएं तो वो लिस्ट अवेलेबल है। पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस बेस के ऊपर। तो HEC रिसर्च को अगर आप सिंपल टाइप करें तो इनका एक वेब पेज खुलेगा HEC का, या विजिबल हो जाएगा। रिसर्च पोर्टल करते हैं इसको, चलो। हाँ जी, ये रिसर्च ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम है इनका एक। तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। HEC की इस वेब पेज पे अगर आप जाएं तो आपको अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली फॉर PhD स्टूडेंट्स। आपको ज़रूर इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं एक अभी एक लेक्चर कवर करूंगा जिसके अंदर वी विल कवर दी ग्रांट्स या फंडिंग्स, तो उसके ऊपर हम इसमें ज़्यादा बात भी करेंगे। अच्छा, ये खैर लॉगिन पेज इसने खोल दिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द लॉगिन पेज एट द मोमेंट। मैं जाता हूँ से CC, ये आ गया, चलो इसको खोल लेते हैं।
तो HJRS को भी हम पहले इधर से देख लेते हैं। एक स्लाइड भी है, लेट मी शेयर हियर ऑन टू दी क्लास एज वेल। चलिए ओके। अच्छा जी, सो आई होप विजिबल है। ओके। HEC, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने 2020 में लॉन्च किया, सॉरी मैंने 2018 कहा था, लेकिन समवेयर 2020 में लॉन्च किया था। And they launched it to provide all approved research journals of Pakistan and internationally under single platform. यही हमने बात की। और currently it covers journals from 7 major fields and 27 subfields of knowledge. It encompasses data of around 28,000 journals, both of national and international journals from 123 countries. Or any journal is considered eligible for inclusion in HGRS अगर वो इनमें से कोई condition meet करता है. Either it is indexed by Web of Science, it is indexed by Scopus, and then अगर इनमें नहीं है, but it's a local journal and meets the minimum HEC requirement for Y plus category, Y star category या Y hash category या Y category, वो उसको कोई भी नाम दे देते हैं फॉर लोकल जर्नल्स। ठीक है। सो अगेन एम जो है ये नंबर 3 है, ये ध्यान में रखिएगा। पहले दो तो अवेलेबल है ना ऑलरेडी आपके पास, इंटरनेशनल इंडेक्सेशन है, लेकिन ऐसे जर्नल्स को इनकॉर्पोरेट करना जो कि अच्छे क्वालिटी के जर्नल्स हैं लेकिन शायद उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वहां जा सके। सो पर्पस ये था, तो पर्पस के परस्पेक्टिव से जब हम इसको देखते हैं, इन्होंने ये कुछ 6 पैरामीटर्स को मद्देनजर रखा, और इसमें से कुछ पैरामीटर्स वेब ऑफ साइंस के हैं, कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो इनके स्कोपस के हैं। और उसकी बेस पे ये जनरल क्वालिटी इंडिसेस या JQI देते हैं। और इसमें एक आपको आइगन फैक्टर नजर आ रहा होगा, आर्टिकल इन्फ्लुएंस, स्मैगो जनरल रैंक जो SJR है, दैट इज कंसिडर्ड। H इंडेक्स एक देखा जाता है, साइट्स पर डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर देखा जाता है, और इसकी बेस के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है या इंक्लूजन को देखा जाता है। अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो आपके पास EFT या आइगन फैक्टर की वैल्यू है, ये वेब ऑफ साइंस कैलकुलेट करता है। वेब ऑफ साइंस बहुत सारी चीजें निकालता है, जिसमें पॉपुलर क्राइटेरिया क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर है। The most popular is impact factor, which is given here in number 2. AIF जो है वो impact factor है, 5 साल का impact factor है। ठीक है। तहसीन तहसीनुल्लाह नाम है आप। अगर मैं पहला देखूं तो आइगन फैक्टर जो है वो वेब ऑफ साइंस कैलकुलेट करता है, ये उसको कंसिडर करते हैं। और वो क्या चीज है? वो है नंबर ऑफ टाइम्स आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन अ जर्नल ओवर द पास्ट 5 years हैव बीन cited, with citations from more prestigious journals rated more than citations from less prestigious journals. So based on citations, they categorize in eigenfactor के 5 साल में एक जर्नल को जब साइट किया गया है तो उसे इतने परसेंट इस कैटेगरी के जर्नल्स ने किया है, इतने परसेंट इस कैटेगरी ने किया, और इतने परसेंट इतनी कैटेगरी ने किया। ठीक है। वो 3 4 5 कैटेगरी डिफाइन की जा सकती हैं, जिसकी बेस पे आइगन फैक्टर निकलता है। दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर है, विच इज सिंपल इम्पैक्ट फैक्टर बेस्ड ऑन 5 year साइटेशन कंटेंट या कॉन्टेक्ट। और फिर SJR इज स्कोपस, इसको स्कोपस निकालता है। ये दिस इज नॉट दी वेब ऑफ साइंस कैलकुलेट नहीं करता, और इसके लिए हमने भी डिस्कस किया कि ये सॉर्ट ऑफ आइगन फैक्टर की तरह की चीज है जो कि वेब ऑफ साइंस निकाल रहा है। बट ये कि इसकी कैलकुलेशन का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं है, बट अगेन इट्स वेटेड साइटेशन, जिसको आपने 3 साल के लिए कैलकुलेट करना होता है। H इंडेक्स जो है ये वेब ऑफ साइंस भी निकालता है, गूगल स्कॉलर भी निकालता है, और स्कोपस भी निकालता है। अगर आपने स्कोपस पे जब जर्नल का नाम लिखा हो तो वहां पे आपको H इंडेक्स लिखा हुआ नजर भी आया होगा। H इंडेक्स होता है कि अगर आपका एक आर्टिकल है और उसके आर्टिकल साइट होने शुरू हो गए हैं, तो से पहला आर्टिकल साइट होगा तो H इंडेक्स जो है वो 1 हो जाएगा, कि एक आर्टिकल एक दफा साइट हो गया। राइट। पहला आर्टिकल दूसरी दफा साइट होगा तो H इंडेक्स स्टिल 1 रहेगा। पहला आर्टिकल 30 दफा साइट हो जाएगा तब भी H इंडेक्स 1 रहेगा। H इंडेक्स कब बढ़ेगा? जब अगले आर्टिकल्स भी साइट होने शुरू होंगे। सेकेंड आर्टिकल साइट होगा एक दफा
तो इट मींस पहला आर्टिकल जो है वो 30 दफा साइट हो गया, सेकंड एक दफा हुआ है, स्टिल एच इंडेक्स 1 होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा आर्टिकल 2 दफा साइट होगा, तो अब दोनों आर्टिकल मिनिमम 2 दफा साइट हो गए, एच इंडेक्स 2 हो जाए। राइट, सो एच इंडेक्स अगर 130 है किसी जर्नल का, तो इसका मतलब ये है कि उसके कम से कम 130 आर्टिकल्स हैं जो मिनिमम 130 दफा हर आर्टिकल साइट हो चुका है। ठीक है, तो इससे नीचे का नंबर, इससे आर्टिकल नीचे भी कुछ होंगे जो साइट हुए होंगे और तो ऊपर नंबर भी होगा, लेकिन डेफिनेशन ऑफ एच इंडेक्स इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स शोन एज एच इंडेक्स हैव मिनिमम बीन साइटेड बाय द सेम नंबर। एच इंडेक्स मैं रिपीट करता हूँ, आप जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एच इंडेक्स क्या होता है। कि एक आर्टिकल, एक जर्नल का एच इंडेक्स है 10। इसका मतलब यह है कि इस जर्नल के अंदर ऐसे 10 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जिनकी मिनिमम साइटेशंस 10। आपको इस वक्त समझ के नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है अपने बेटे की तरफ। तो खैरियत है वैसे, आप इनको साथ लाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर ये कंफर्टेबल है तो नीचे मोहसिन के पास बैठा दिया करें, वो माइंड नहीं करेगा। उसके भी 2 बेटे हैं, वो खुश रहेगा वो। तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगी क्लास में, मेरा ये पॉइंट। क्योंकि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिकॉज वो आपका बेटा है ना, तो आप ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे अगर ये साथ रहेगा। क्या ख्याल है आपका, क्या नाम है बेटा? क्या नाम? मोहम्मद ईसा शाह। शाह, ये बड़ा जबरदस्त नाम है, मोहम्मद शाह। तो आप नीचे अगर वो मोहसिन अंकल के पास बिठाएं आपको, तो बैठ जाएंगे वहाँ, ड्राइंग करते रहो बैठ के आराम से। वो आपको ड्राइंग भी देंगे, चाय भी पिलाएंगे, बिस्किट्स भी खिलाएंगे। या मामा के पास ही बैठ जाए। बकरियों में जाना है आपने? वो नीचे अंकल, मोहसिन अंकल को आप बताएंगे ना, वो उनके साथ बहुत सारे दूसरे अंकल हैं, वो आपको ले जाएंगे गोट्स के पास। हाँ, चले ब्रेक में आप थोड़ा देखिएगा ना, उसको बताइएगा वो नीचे किसी ऑफिस बॉय के साथ उसको कर लेगा। बिकॉज वो आप थोड़ा ना, आपकी अपनी मेरे ख्याल में वो गैप आ जाता है ना, इंसान थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा जी, सो एच इंडेक्स की डेफिनेशन, आई होप इट इट मेड सेंस, आपको क्लैरिटी है इसके अंदर। सो जस्ट ओपन दी स्कोपस, आप देखें, और एक वहां पे आपको हर जर्नल का एच इंडेक्स नजर आएगा। एच इंडेक्स आर्टिकल्स के भी होते हैं, एच इंडेक्स इंसानों के भी होते हैं। लाइक अगर मैं पब्लिश कर रहा हूँ ना, तो मेरा भी एक एच इंडेक्स होगा। मेरा एच इंडेक्स क्या है कि मेरे जितने आर्टिकल्स हैं, क्योंकि मैं भी एक जर्नल की तरह हूँ, मैंने आर्टिकल पब्लिश किए, तो वो आर्टिकल से मेरा एच इंडेक्स अगर 26 है, तो इसका मतलब ये कि मेरे 26 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि मिनिमम 26 दफा साइट हुए। ठीक है, हाँ, साइट होने का मतलब साइट होना होता है। लेट मी, मैं चले एक एक आपको ना इधर एक एग्जांपल खोल भी लेते हैं, ताकि हम थोड़े डाइवर्जन भी हो जाएगी चीज के अंदर, और इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। फिर मैंने इधर, आप में से किसी ने कुछ पब्लिश किया आज तक किसी जगह पे? अच्छा, चले मैं इसे यहाँ टाइप करता हूँ। ओके, मैं अपना नाम अगर टाइप करूँ और गूगल स्कॉलर पे जाके उसको सर्च करूँ। सर काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें। जी, मैं कर रहा हूँ। सही है जी, विजिबल है आपको। अब मैं इसमें गूगल स्कॉलर खोलता हूँ। तो गूगल स्कॉलर में, अब now this Google Scholar automatically maintains the list for every researcher who is publishing. मतलब nobody give the data itself. ऑटोमेटिकली ये डाटा जो है वो अपडेट हो रहा होता है बेस्ड ऑन योर पब्लिकेशन। सो से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें, ये आर्टिकल्स हैं और उनके अगेंस्ट जो है उनकी नंबर ऑफ साइटेशंस लिखी हुई है। अगर विजिबिलिटी आपको, पहला आर्टिकल है साइटेड बाय 131, दूसरा आर्टिकल है साइटेड बाय 128, तीसरा आर्टिकल है साइटेड बाय 118, और इस तरह से नीचे ये लिस्ट चल रही है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर टॉप पे है, फिर नीचे नंबर छोटे होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये कि ये इसकी बेस के ऊपर एक एच इंडेक्स है यहाँ पे, इधर देखिए, ये नजर आ रहा है आपको एच इंडेक्स 27 एच इंडेक्स। दिस एच इंडेक्स सेज कि अब इधर अगर आप टोटल काउंट करेंगे ना, कि मैं नीचे चला जाता हूँ, तो ये नंबर आपको नजर आ रहे हैं। इफ आई गो एंड गो फॉर मोर नंबर्स, सो से जब नीचे आते हैं आते हैं आते हैं, तो इस जगह पे जब आते हैं, इस जगह पे 28 तक,
तो इस टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को आप काउंट करेंगे तो ये 27 होगा, इससे ऊपर नंबर जो है। ठीक है, और ये सब मिनिमम 27 दफा साइट तो हुए हुए हैं, ज्यादा भी हुए लेकिन मिनिमम 27 दफा है। प्रोबेबली एक 28 पे आ गया है। अगर ये नीचे वाला जो नंबर है 25, अगर ये बढ़ के 28 पे आ जाएगा किसी टाइम पे, तो मेरा एच इंडेक्स बढ़ के 28 हो जाएगा। लेकिन अभी तक 27 इसलिए है कि इस नंबर तक जितने आर्टिकल्स हैं वो टोटल 27 है, और ये सारे के सारे मिनिमम 27 दफा तो रेफर हुए। 28 इसलिए नहीं है क्योंकि 27 है टोटल आर्टिकल 27 है, 28 इसलिए नहीं दे सकते। ऑल्दो ये मिनिमम 28 पे है, लेकिन ये 27वां आर्टिकल है। To make my H index 28, I need to work on this next one to bring it to total citations of 28. जी मोइन, आई समझ या नहीं आई? ये सर मतलब एक और था कि वो मुझे डेस्क के ऊपर पेन है, डेस्क पे लिखा हूँ। हाँ, वो एक अलग चीज है, वो उसका ताल्लुक सिर्फ गूगल स्कॉलर से होता है। आई 10 इंडेक्स ये होता है कि ऐसे आर्टिकल्स जो कि कम से कम 10-10 दफा साइट हुए हुए। तो इधर 57 आर्टिकल्स जो कि मिनिमम 10 टाइम्स साइट हुए, ये वो है। ठीक है, बट मोर प्रेसिजियस इज एच इंडेक्स। एच ई सी सर ने, जो अभी आपने कहा था, हाँ जी बताइए। तो सॉरी, जो अभी आपने सर कहा था कि एच इंडेक्स फॉर एग्जांपल एक जर्नल का 130 है, हाँ जी, तो दैट मींस उसके 130 आर्टिकल्स हैव बीन साइटेड एंड दैट मिनिमम टू 130 टाइम। 130 टाइम्स, जी ऐसे मिनिमम 130 टाइम्स। सर ऐसे ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी ऐसे ही है। हम देखें, मैं अभी स्कोपस को खोल के वहां भी आपको इस पे लिंक कर देता हूँ। अच्छा देखें, यहाँ पे इन्होंने ये नजर आ रहा है आपको? अब ये जस्ट ये क्वेश्चन अगेन आपका राबिया यहाँ पे भी आ जाता है। देखो ये पहला जर्नल जो मेंशन हुआ हुआ है, इसका एच इंडेक्स 223 है, और ये Q1 जर्नल है, सर SCR 145 है। ठीक है, इट मीन इस साल जो हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर था वो वन हाईएस्ट SCR जो था वो 145.004 था। लेकिन आप साथ ही देखो दूसरा SCR जो दूसरे नंबर पे है वो 41 के ऊपर है, लेकिन वो भी Q1 जर्नल है। क्योंकि लाइंस जब डली है ना टोटल नंबर ऑफ जर्नल्स पे, तो वो तो नंबर को देखती है ना कि कितने फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइन के राइट साइड से। 100 जर्नल्स थे, 100 में से जब लाइन डलेगी तो ये नंबर जो आ रहा है इसका, वो उस सेकंड लाइन के राइट साइड पे ही आ रहा है। ठीक है, तो खैर यू कैन डू इट योरसेल्फ। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये ईयर 2024 का डाटा है। अगर मैं यहाँ पे ईयर चेंज करूं, से मैं इसको 2020 कर दूं, सो अब ये चेंज करेगा अपना रिप्रेजेंटेशन। अब देखें यहाँ पे Q1 ही चेंज हो गया, यानी उसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब 62.2937, यानी उस साल में ये वैल्यू थी। तो इस लिहाज से क्वार्टाइल्स मिले थे उस साल के अंदर। राबिया, ये आपके सवाल के पर्सपेक्टिव से है, आई होप ज्यादा उससे क्लैरिटी आपको आई होगी अभी। जी सर, क्लियर हो गया। तो हर साल ये SCR चेंज होता है, जब SCR चेंज होता है तो उस लिहाज से लाइंस ड्रॉ की जाती हैं और अकॉर्डिंगली Q1 से Q4 तक की चीजें दी जाती हैं। पर अलीदा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो पहला जर्नल है इसका एच इंडेक्स 2223 है। यानी ये कि देर आर 223 आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस जर्नल विच आर साइटेड मिनिमम 223 टाइम्स। लेकिन जिस तरह अभी आपने मेरा एच इंडेक्स देखा, इसका ये मतलब नहीं कि इससे ऊपर नहीं है वो साइट हुए। मतलब हो सकता है इसका कोई आर्टिकल 10,000 दफा साइट हुआ हो, हो सकता है ना। लेकिन ये कि वो उस मिनिमम डेफिनेशन में जो सबसे लोअर आर्टिकल है उसके साथ मैच करके आपने कंपाइल किया हुआ है। टोटल इसका एच इंडेक्स जो है वो 23। तो इन अ वे देखा जाए तो ये एक क्वालिटी क्राइटेरिया बनता है किसी का। तो आप इस पे होमवर्क कर सकते हैं कि कैसे ये चीज है। तो दिस इज जस्ट ही क्लैरिटी। अब मैं इसको जो बताना चाह रहा था वो इस पर्सपेक्टिव से बताना चाह रहा था कि ये सारे पैरामीटर्स जो है वो HARS ने देखे, और उसके लिहाज से उन्होंने एक जनरल प्रेस्टीज इंडेक्स डिफाइन किया। ये तो अपना अपना काम कर रहे हैं ना दोनों इंडेक्सेशन एजेंसी। HEC ने कहा कि जी मैं एक कंबाइन पैरामीटर्स डिफाइन करूंगा। और अभी उसको मैं दोबारा स्लाइड खोल लेता हूँ तो थिंग्स में भी ज़्यादा उस पर क्लियर हो जाएंगे आपको। Okay. सो जी ओके, हमने कहा जी ये 6 फैक्टर्स जो है वो HARS देख रहा है, एच इंडेक्स को देख रहा है, फिर एक साइट्स पर डॉक्यूमेंट को भी देख रहा है जो कि
वेब ऑफ साइंस नहीं निकालता है, स्कोपस देता है। तो इट्स अनदर पैरामीटर। वो क्या है कि जी CD2 is obtained using the same concept of general impact factor but using Scopus citation site. सर सॉरी, काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें। Is it not shared? Chale, let me share again. So sites per document is given by Scopus, and it's in fact used or computed using the concept of general impact factor but using Scopus citation site. So Scopus जो है वो अपना डाटा मेंटेन कर रहा है, वेब ऑफ साइंस अपना डाटा मेंटेन कर रहा है, तो दोनों अपने अपने डाटा के लिए निकालते हैं ना, इसलिए ये अपना डाटा निकालता है। CD2 इज नथिंग बट द इम्पैक्ट फैक्टर, but the database या citation is from the Scopus repository, whereas JIF is the impact factor from the citations of the Web of Science repository. तो कैलकुलेशन सेम है। और फिर लास्ट वन है सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर, ये अगेन स्कोपस निकालता है। इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ अ सोर्स साइटेशन काउंट पर पेपर एंड द साइटेशन पोटेंशियल ऑफ इट्स सब्जेक्ट फील्ड। सो इट्स अ नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। एक एरिया में बाज़ औक़ात ज़्यादा साइटेशंस हो रही होती हैं बिकॉज लाइक कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा हो रही होती हैं, सोशल साइंस में कम हो रही होती है, या कहें कि पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। यानी एक सोशल साइंसेस का जो जर्नल है उसकी भी वैल्यू, क्योंकि पोटेंशियल कम है, उतनी ही हो सकती है जितनी एक कंप्यूटर साइंस की है। आजकल कंप्यूटर साइंस का दौर है ना, तो उस वजह से इंग्लिश डूबनी तो नहीं चाहिए ना, इंग्लिश का अपना एक पोटेंशियल है। तो हम उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं कि जी अगर यहाँ पे 1 का मतलब है 100, तो वहां पे भी 1 का मतलब है 100। इम्पैक्ट को आप उसके पोटेंशियल के लिहाज से नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो दिस गिव्स कहेंगे इक्वल चांस टू ऑल जर्नल्स टू बी साइटेड। सही है। सो इस परस्पेक्टिव से SNIP निकाला जाता है। वी नीड नॉट टू गो इनटू द डिटेल्स इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, बट वी शुड जस्ट नो कि यार ये पैरामीटर्स निकाले जाते हैं और ये क्वालिटी मीट्रिक्स हैं, इनकी बेस के ऊपर बहुत सारी चीजों को कैटेगराइज किया जाता है। आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो इनकी मैंने अलग अलग स्लाइड्स बनाई हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ आपसे, और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने थोड़े डेप्थ में डिस्कस कर लिए, जो बाकी ये हैं कुछ और भी हैं, यू कैन फिगर आउट के जी आप टाइप करें परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स कैलकुलेटेड बाय स्कोपस, वो आपको एक लिस्ट दे देगा 12-15 की। फिर आप टाइप करें परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स कैलकुलेटेड बाय वेब ऑफ साइंस, अगेन आपको एक लिस्ट दे देगा। तो आप अलग अलग खोल के देखते रहे उनको कि किसका क्या मतलब है। ठीक है। लेकिन ये कि जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, नंबर 1 इम्पैक्ट फैक्टर इम्पोर्टेंट है जो कि वेब ऑफ साइंस देता है। नंबर 2 जो आपका SJR है जो स्कोपस देता है, एंड H इंडेक्स जो कि जनरली तीनों की तरफ से आ रहा होता है। तो आप इनको ज्यादा सर फोकस इज करें। देयर जी। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि एक जनरल वो मल्टीपल डोमेन्स को फोकस कर रहा हो या उसके एरियाज को कवर कर रहा हो? जी कर सकता है बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो कि फिर मेंशन करते हैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स भी है, हमारे पास फिजिक्स भी है, हमारे पास केमिस्ट्री भी है, कर सकते हैं। बट वो एक फिर वो अपने आप को इंडेक्स करते हैं दो डिफरेंट साइटेशंस के अंदर के जी हम साइंस साइटेशन के अंदर भी इंडेक्स्ड होंगे और सोशल साइंसेस के अंदर भी इंडेक्स्ड होंगे। तो ऐसे जर्नल्स हैं। ठीक है जी। सर सो इट इज अ पॉसिबिलिटी। ओके। सो ये इन सब को देखते हुए ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी बेस के ऊपर जो HARS है वो एक JPI कैलकुलेट करता है, जर्नल प्रेस्टीज इंडेक्स। और उनकी एक टीम बैठती है जिसके अंदर वो फिर JPI दे दे। अगर ये पैरामीटर से ऐसे लोकल जर्नल के हैं कि जो नहीं अवेलेबल हैं, तो वो खुद ये पैरामीटर्स लोकली डाटा के थ्रू भी कैलकुलेट करते हैं और फिर एक JPI देते हैं। नो आई गो बैक टू दी वेब पेज ऑफ HARS या जो उनका वहाँ डाटा अवेलेबल है, और वहां से देखते हैं कि जी उधर क्या चीज़ ऐसी है कि जो हमें इसमें असिस्ट कर सकती है। अच्छा, ये अभी शायद बंद होने वाला है सेशन।
तो लेट मी क्लोज इट ऑफ, दोबारा इसी को ज्वाइन कीजिएगा आप राबिया। मैं इसको फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट शायद रह गया। फाइन सर।